हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी इम्प्रिंट्स हैं वो किसके हैं, डीएनए के इम्प्रिंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले ये चीज बोली कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, किसी पर्टिकुलरली डीएनए रीजन का, और वहां से हम किसी भी इंडिविजुअल का बता सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बार बोला था कि जैसे हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, फोरेंसिक साइंस में अगर कोई यहाँ पर क्रिमिनल साइड है और हम लोगों को वहां पर कोई भी सैंपल मिलता है और हमें मालूम है बॉडी के हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। तो जो ये डीएनए हमारे हर सेल में प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि अगर वहां पर जब भी कोई भी क्रिमिनल साइट पर हमें दिखता है, कोई भी मतलब कहीं पे भी एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है, वहां पे अगर हमें कोई भी सैंपल मिलता है, इफ नेल, स्किन, ब्लड, ड्रॉपलेट थोड़ा सा भी मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको ले जाते हैं लैब में। लैब में जाकर सबसे पहले हमारा काम होता है उसको एम्पलीफाई करना, राइट। सबसे पहला काम है हमारा उसका एम्पलीफिकेशन करना। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम उसका जितना भी डेटा हमारे पास मिला है उसका अमाउंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमें मालूम है एम्पलीफिकेशन हम किस टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, पीसीआर टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग, ये हमने पीसीआर टेक्निक की, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट को हम डबल बना रहे हैं। क्योंकि अगर क्रिमिनल साइड पर हम लोगों को सैंपल थोड़ा सा मिला और अगर हमारे पास लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइम हमसे कोई गलती हो जाती है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पर क्रिमिनल साइड पर हमें सैंपल फिर से मिल जाएगा। तो इसलिए हम पहले ही जो है लार्ज अमाउंट में क्या कर देते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, ताकि हम फर्दरली जो है डिटेक्शन जो है उन चीजों की ढंग से कर सकें। उसके बाद एम्पलीफिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उन डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उन डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। और फिर उस फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। अब ये हमारे पास आ गई वो फ्रेगमेंट जो स्टैंडर्ड है, राइट, मतलब जो हमें उस एरिया से मिली है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सस्पेक्ट है उन सस्पेक्ट का डीएनए सैंपल लेते हैं। जैसे 3-4 बंदे हमें लगता है कि भाई हो सकते हैं, उनका डीएनए सैंपल हम यहाँ पे लोड करेंगे। इसी तरीके से जिसका सैंपल इसके साथ मैच कर जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इसी स्टैंडर्ड के साथ आएगी, और हो सकता है इसकी छोटी हो, ये इतना रन ही नहीं कर पाए, या हो सकता है ये बहुत ज्यादा रन कर पाए, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी इस स्टैंडर्ड वाले के साथ मिलेगी हम लोगों को, तो वहां से हम डिटेक्ट आउट कर सकते हैं कि ये इसका एग्जैक्टली प्रिंट है। और उसी प्रिंट के थ्रू जो है हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसकी एप्लीकेशन किस टाइप की है, राइट। तो अभी मैंने बोला ये क्या है हमारे पास, इट इज अ टेक्निक, ये टेक्निक है हमारे पास दैट वी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ certain areas of डीएनए। हम लोगों को अगर कहीं सस्पेक्ट भी करना है, कहीं कोई डिजीज है, कहीं कोई जेनेटिकली कोई म्यूटेशन हुई है, तो वो भी हम यहाँ से डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कुछ परसेंट डीएनए सबका जो है वो क्या रहता है, यूनिक रहता है, राइट। तो सर्टन एरिया का डीएनए जो है वो क्या रहेगा, जो यूनिक रहेगा टू ईच इंडिविजुअल, हर एक बंदे का ये क्या रहेगा, अलग अलग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डिस्टिंक्ट होगी फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर, राइट। तो एक दूसरे से, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास
9% डीएनए हमारा सबका सेम है, लेकिन वो जो 0.1% हमारे पास यहाँ पे रह जाता है, 0.1% जीनोम है हमारा, वो सबका क्या है, डिफरेंट। और वो डिफरेंट जो सीक्वेंसिंग होगी वो सब में क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, तो जैसे अगर या तो वो डीएनए सीक्वेंसिंग होगी या तो जीन्स में फर्क होगा वो, तो या फिर जो उसके रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, मैंने बताया था हमारे डीएनए में बहुत सारी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है, या तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। क्लियर? तो हमने बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है, हम क्या कर सकते हैं वहां से स्पेसिफिक रीजन जो है डीएनए सीक्वेंसेस के, चाहे वो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है या जीन सीक्वेंसेस है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करोगे आप सब इनको, इनको इनकी आपको याद रखना है डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास डीएनए बहुत बल्क में भी है, तो अगर हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो हमें मालूम है सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मैंने मक्खन वाली बात की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, हमारे पास जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए होता है, हम उसको अलग कर देते हैं फ्रॉम द बल्क जीनोम। जो हमारा एक्चुअल डीएनए है उससे हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसमें से बल्क डीएनए होगा, हैवी डीएनए होगा, वो नीचे आ जाएगा और जो रेपिटेटेड सीक्वेंसिंग होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हैवी और लाइटर पार्टिकल्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ज्यादा डेटा किसका होगा, बल्क का कि रेपिटेटिव का, बताओ। बल्क का, राइट। मतलब ज्यादा हैवी डीएनए कौन सा होगा, डेंसिटी के बेसिस पे बल्क वाला ही ज्यादा होगा। रेपिटेटेड सीक्वेंसेस एज कंपैरेटिवली कम होगी, तो वो सेपरेट हो जाएगी ऊपर और बल्क वाला नीचे आ जाएगा, राइट। अब इसी के बारे में अगर हम बात करें, हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो कुछ पीक्स बनाती हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर जो स्मॉल पीक बनाती है, जो मतलब रेपिटेटेड सीक्वेंसेस हैं, ये फ्रेम करती है हमारे पास बाद में जाकर क्रोमोसोम में भी सैटेलाइट डीएनए बनाती है। अब सैटेलाइट डीएनए क्या मतलब है, यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने बोला ये क्या करती है, डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं इसके पास, और कुछ रीजन पे बहुत अलग सी सीक्वेंस मिलेगी जो हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है, यूनिक है। अब वो हमने बोला वो रेपिटेटेड सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं जो हम सबकी अलग अलग हैं। अब ये रेपिटेटेड सीक्वेंसेस को हम क्या करते हैं, थ्रू द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम इसको बल्क जीनोम से अलग कर देते हैं, और जो हमारे पास अभी जो ये रेपिटेटेड सीक्वेंस रह गई, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो हमारे पास ये सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए क्लियर हो गया। ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि इसमें एडेनिन और थायमीन की रेशो कैसी है, ठीक है, या फिर ग्वानिन और साइटोसिन की रेशो कैसी है। इस रेशो के बेसिस पे हम इनको सीक्वेंसेस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर बात ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन कैसी है उसकी रेशो कैसी है, एक सेगमेंट की लेंथ कैसी है, कोई छोटी होगी कोई क्या होगी, बड़ी। लेंथ ऑफ सेगमेंट कैसी है हमारे पास, दो। और तीसरी कि कितने टाइम्स जो है नंबर ऑफ रेपिटेटेड सीक्वेंसेस हैं। इन तीन बेसिस के ऊपर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए को डिवाइड कर रहे हैं इनटू द टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इसकी बेस की कॉम्पोजिशन कैसी है, एडेनिन थायमीन की रेशो कैसी है, या ग्वानिन साइटोसाइन की रेशो कैसी है, लेंथ ऑफ सेगमेंट जो है वो छोटी है या बड़ी, उस बेसिस पर,
और रेपिटेटेड सीक्वेंस जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्लियर। अब जो ये दो चीजें हम जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक को हम बोलते हैं VNTR, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, VNTRS बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं SSRS। क्या फुल फॉर्म्स हुई इनकी? अब इसकी हुई वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और इसकी हुई सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स। ठीक है, सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स बोलोगे आप इसको, और इसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। पहले नाम याद कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ उसके लिए। क्लियर होगी बात? VNTRs क्या है हमारे पास? VNTRs आर द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, एंड SSRS जो है हमारे पास दे आर द सिंगल सीक्वेंसेस रिपीट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी की, हम VNTRs की बात करते हैं। पहले VNTRs का हमने फुल फॉर्म पढ़ लिया, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, या इनको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट्स। ठीक है, पहला नाम क्या दिया मैंने इसका, दैट इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, एक, और दूसरा मैंने नाम दिया क्या इसको, दूसरा नाम मैंने इसको दिया दैट इज मिनी सैटेलाइट। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल रीजन्स हैं, ये सराउंडेड रहते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट से। तो आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, इट्स अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस दैट इज अरेंज्ड, मतलब ये रेंडमली जो है अरेंज होती है बहुत सारे कॉपी नंबर पे। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। हमने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने बोला ये जो मिनी सैटेलाइट्स हैं ये सराउंडेड रहते हैं कुछ कंजर्व्ड रेस्ट्रिक्शन साइट से, मतलब इनके इर्द गिर्द कुछ पर्टिकुलरली क्या रहती है, सीक्वेंसेस रहती है। तो आप बोलोगे ये एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए सीक्वेंस है जो कि अरेंज रहता है एक ऐसे मैनर में जहां पर ये क्या रहती है, यहां पर इसकी क्या रहेंगी, रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहेंगी। क्लियर। और कॉपी नंबर जो है हमारे पास, बताओ मुझे पहले कॉपी नंबर क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज कॉपी नंबर? कॉपी नंबर क्या है कि जब भी प्लाज्मिड आगे, या फिर कोई भी, जैसे हमने प्लाज्मिड में पढ़ा था कि प्लाज्मिड कितने रेट से जो है डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहा है, कितने उससे उसको ट्रांसफॉर्म करवा रहा है, तो क्या स्पीड है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक फोटोस्टैट मशीन है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितने टाइम में वो कितनी शीट्स को कॉपी कर रही है, वो उसका आ गया कॉपी नंबर। तो वैसे ही हमारे पास सीक्वेंसिंग में भी क्या है, वो कितनी मतलब किस रेट से जो है वो अपने आप को क्या कर रही है, अपने सीक्वेंसेस को रिपीट कर रही है, दैट इज इट्स कॉपी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी नंबर जो है इसका मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये क्या करेगा, वैरी करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना होगा वेरिएबल ये, और जितना ज्यादा हमारे पास ये कॉपी नंबर रिपीट होगा, मतलब जितनी बार कोई रेपिटेटिव सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये है ए, यहाँ पर भी है ए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जितना रेट इसका हाई होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या बनेगा, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स बनती जाएंगी।
फिर से बोल रही हूँ, द नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो शो करते हैं हमारे पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब उतनी ज्यादा जो है वो वैरायटीज दिखाएंगे, और एज एन रिजल्ट हमारे पास जो है लगभग हमारे पास कितना 0.1 से 20 किलो बेस पेयर जो है हमारे पास सीक्वेंसेस आ जाती है, जिनमें ये नंबर जो है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। सिंपल सा अगर मतलब समझोगे इसका, तो सिंपल सा मतलब ये है, जहां पर लार्ज अमाउंट में रैपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जहां पर मैक्सिमम जो है बार बार रिपीट हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, VNTRs। क्लियर? और नाम से देखो वहां पर था SSRS, मतलब सिंगल सीक्वेंस रिपीट, जो कहां पर आ रही है हमारे पास, दूसरी वाली जो हमने बोली SSRS, ठीक है, उसको आप माइक्रो सैटेलाइट बोल सकते हो। माइक्रो सैटेलाइट का मतलब क्या है, विद इन अगर देखोगे 1 से 6 बेस पेयर के बीच में ही वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, छोटे छोटे, ये आ रही है बहुत सारी सीक्वेंस के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, और उसका नंबर जो है वो क्या है, सिंगल सीक्वेंस रिपीट है। एक थोड़ी सी यहाँ पर जैसे है, ये एक रिपीट हो गई, कुछ थोड़ी देर के बाद 1 से 6 बेस पेयर के बाद फिर रिपीट हो गई, फिर थोड़ी 6 बेस पेयर के बाद फिर रिपीट हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्टेन नंबर है उसके बाद फिर रिपीट हो रही है, एक सर्टेन नंबर है फिर उसके बाद रिपीट हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर? बोलो। ये क्या है, ये सीक्वेंस है इसकी, मतलब जो साइज है, ये इसका साइज है, जो साइज है VNTR का वो वेरी करता है 0.1 से 0.1 KB से लेकर, देखो यहाँ पर और यहाँ कितना फर्क है, ये है 1 से 6 बेस पेयर, मतलब ये कुछ छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, तभी मैंने इसको शॉर्ट बोला, इसको मैंने शॉर्ट बोला था अभी। या फिर आप इसको सिंगल, जैसे मैंने अभी बोला ना, इसके लिए सिंगल सीक्वेंस रिपीट है, या आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट रिपीट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 6 बेस पेयर के बाद ही रिपीट हो रही है। लेकिन जो इसकी रेपिटेशन है वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट होगी, नंबर ज्यादा है रिपीट होने का, लेकिन वेरी करता है क्या, कि 0.1 है पहले, हो सकता है 0.1 पे आपको जो है किलो बेस पेयर पर आपको ये सीक्वेंसेस दिखे, उसके बाद कहीं 10-20 पे जाकर जो है फिर से वो रिपीट दिखे, तो वेरिएशन दिखेगी बट ऑन अ लार्ज स्केल दिखेगी। ठीक है, थोड़ा गैप के बाद दिखेगी, रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी और उसके बाद दिखेंगी। यहाँ पर जो सीक्वेंसेस रिपीट हो रही हैं वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद हो रही है। क्लियर? देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, देखो SSRS को हमने ये भी बोल सकते हो आप शॉर्ट टेंडम रिपीट्स बोल सकते हो। वो नाम से पता चल रहा है शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या है, ये छोटा सा बेस पेयर है, 1 से 6 बेस पेयर के बाद ये फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही रिपीट होती जा रही है। लेकिन जो हमारे पास VNTRS है, VNTRS के लिए हमने क्या बोला, कॉपी नंबर इनका हाई रहता है, और जो DNA सीक्वेंसेस हैं, स्मॉल DNA सीक्वेंसेस जो हैं वो लार्ज उसमें रहती हैं, तो बहुत वेरिएशन के बाद जाकर कहीं जाकर फिर से दोबारा ये क्या होता है, रिपीट होती है सीक्वेंस। दो बातें क्लियर? ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, जो यहाँ पर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जितनी भी है हमारे पास, कहा जाता है दे डू नॉट कोड फॉर एनी, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ठीक है, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, लेकिन ये ज्यादातर हिस्सा रहती है हमारे जीनोम का, लार्ज पोर्शन कवर करती है हमारे जीनोम का। राइट, जैसे हमने एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की बात की थी, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, उसी के साथ मैंने बोला था हमारे पास DNA जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है, हमारे पास सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, और यही सीक्वेंसेस जो रिपीट हो रही हैं, मैक्सिमम अगर हमारा DNA कंटेंट अगर निकाला जाए, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ी, हमने उसमें पढ़ा था अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं,
है ना। यहाँ ट्रांसलेशन इतने से पार्ट क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सीक्वेंस थी, यहाँ पर भी कुछ सीक्वेंस थी जो सिर्फ सपोर्ट कर रही है, लेकिन एज सच ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है यार। तो वैसे ही मैंने बोला ये सीक्वेंसेस जो है नॉर्मली ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारे ह्यूमन जीनोम का ये कवर करती है। और यही जो रेपिटेशन आती है, क्योंकि ये रेपिटेशन मैंने अभी बोला कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करती है, और इसका मतलब ये है जिसके बेसिस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर यही सीक्वेंसेस हर एक इंसान में अलग अलग है, तो उसी के बेसिस पर हम डिफर कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए कंटेंट किसका है। इसका मतलब ये हुआ ये ही रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो शो करेंगी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर। मुझे बताओ पहले समझ आ रही भी रही है कि नहीं, पक्का। तो पॉलीमॉर्फिज्म आप क्या बोलोगे, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही क्या आती है, वेरिएशन आती है हमारे जीनोम में। जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशन जितनी भी है हमारे पास, इट इज ड्यू टू द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से है, पॉलीमॉर्फिज्म रेपिटेटिव सीक्वेंस की वजह से है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें हमारे, अभी मैंने जैसे बोला हमारे पास डीएनए कंटेंट है हमारे ब्लड में, हमारे हेयर्स में, बोन्स में, स्किन के सेल ले लो, सलाइवा ले लो, जूस गैस्ट्रिक जूसेस ले लो, या स्पर्म ले लो, ओवा ले लो, सब में क्या है, डीएनए कंटेंट है। और यही डीएनए कंटेंट जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तभी मैंने फर्स्टली आपको इसकी एप्लीकेशन बताई कि फॉरेंसिक एप्लीकेशन जो है वो इसकी सबसे ज्यादा है, और वहीं से जो है हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट आउट करते हैं। तो समझ लो ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन टूल है हमारी फॉरेंसिक साइंसेस के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये ही चीज जो है वो क्या होती है, इनहेरिट होती है फ्रॉम, कहां से कहां, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और इसी के बेसिस पर हम डिटेक्ट आउट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेंसिक या टीवीज मूवीज में भी देखा होगा कि किस तरीके से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो यूज की जाती है क्या डिटेक्ट आउट करने के लिए। ठीक है, पेटर्निटी, ठीक है, उसके जो भी डिस्प्यूट्स हैं कि फादर कौन है उसका, तो ये सब चीजें चेकआउट करने के लिए भी जो है, जो एक्चुअली फादर कौन है उस बंदे मतलब बच्चे का, उस चीज को चेक करने के लिए भी हम डीएनए सैंपलिंग टेस्ट करवाते हैं। राइट, तो हमारे पास ये जो जितना भी आप बोलोगे ये सीक्वेंसेस है, ये बेस है हमारे ह्यूमन जेनोम का भी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। हम लोग पीछे जो है ये पढ़ चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने यही मैपिंग की होगी, वहां से इसका मतलब एप्लीकेशन आधा काम वहां पर हो गया, आधा हेल्प हमें वहां से हो गई है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पता चल गया है कि कौन सी सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम पे कहाँ कहाँ होंगी। तो जब रेपिटेड सीक्वेंसेस होंगी तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि किस क्रोमोसोम नंबर पर है। राइट, तो वहां से और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने जो है पूरा टेक्निकल वर्ड को क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे पास इफ इनकेस म्यूटेशंस भी अगर होती हैं तो वो भी उनकी वेरिएशंस भी हम यहाँ से डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन देखो, यहाँ तक अभी मैंने तीसरी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। पहले मैंने एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंसेस में बोला, दूसरी एप्लीकेशन मैंने बोला पैटर्निटी को डिटेक्ट आउट करने के लिए कर रहे हैं, तीसरी एप्लीकेशन में बोल रही हूँ किसके लिए यूज करते हैं, हम कोई भी अगर म्यूटेशन वगैरह हुई है तो हम मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या करेंगे, एक सैंपल लोड करेंगे जो स्टैंडर्ड होगा। राइट, अगर दूसरा सैंपल उस बंदे का लोड करेंगे सेम सीक्वेंस होगी, लेकिन जहां म्यूटेशन होगी वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा ये चीज क्या है, अलग। तो म्यूटेशन डिटेक्ट आउट करने के लिए भी कर सकते हैं हम इसको यूज। ठीक है,
तो यहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट आउट करते हैं कि किस तरीके से जो है ये वैरी करती है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल का डिफरेंस तो है ही है, और साथ ही साथ आप क्या बोलोगे, साथ साथ इसका डिफरेंस कहाँ पर है, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज भी आप यहाँ से डिटेक्ट आउट कर सकते हो। क्लियर बात। अब क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आता है, तो आपको पहले याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है वो किसने दी है, एलिक जैफरी ने। ठीक है, जावेद जाफरी से याद रख लेना, एलिक जैफरी। ये पूछा जाता है, ये पेपर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किसने बताई हुई है, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने बोलना है एलिक जैफरी ने बताई, और सबसे ज्यादा जो बेस पेयर है जिसके बेसिस पे हम इसको अलग कर रहे हैं, आप बोलोगे हम इनको VNTRs के बेसिस पर अलग करते हैं। एंड व्हाट इज VNTRs? VNTRs क्या है हमारे पास, वो सैटेलाइट डीएनएज हैं जिनको हम प्रोब्स की तरह यूज करेंगे आगे एक्सपेरिमेंट में, ताकि हम ये देख सकें कि कितनी ज्यादा क्या है, वेरिएशन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इस टेक्निक में हमारे पास और कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम इसके लिए यूज करते हैं एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम इसके लिए यूज करते हैं PCR, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं सदरन ब्लॉटिंग, ठीक है, और साथ साथ में हम इसके लिए यूज करते हैं रेडियो एक्टिव लेबल प्रूफ्स। हम पहले टेक्निक्स का थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ ताकि समझ आ जाए कि टेक्निक में करना क्या है। देखो, VNTR समझ आ गए, कोई चीज समझ नहीं आई है तो बोलो पहले। VNTR समझ आ गए हुए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा काम है, सबसे पहले हमें जो भी जिस बंदे का भी सैंपल चेक करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा हम क्या करें, आइसोलेशन करें डीएनए की। ठीक है, हमको सबसे पहला काम क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, वी यूज रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस लेंगे हम, डीएनए की डाइजेशन करवाएंगे, और जो पर्टिकुलरली डीएनए की सीक्वेंस चाहिए वही सीक्वेंस हम निकालेंगे बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। हो गई दो बात। डीएनए हमने निकाला, तो हमने क्या किया, हमें जो पर्टिकुलरली सीक्वेंस चाहिए थी सिर्फ वहीं से हमने निकाला, तो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, उसी के थ्रू हमने उसको डिटेक्ट किया। अब जब हमने निकाल दिया वहां से सीक्वेंस, हमने इजेक्ट आउट कर ली, निकाल दी, सेपरेट कर दी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्सेस का मतलब क्या है, वहां पर बनते हैं हमारे पास फोर्स बनते हैं। तो हम क्या लेते हैं इसके लिए, एक जेल लेते हैं। कौन सी जेल लेते हैं हम, ये अगर अगर जेल ली हमने, इस जेल पर हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने डीएनए आइसोलेट किया है, उस डीएनए आइसोलेट को उनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं बेल्स बनाते हैं। ये जेल है, देखो आप लोगों ने भी जेल्स खाई होंगी, तो आपको पता है जैसे जेली बेली होती है, तो उसपे आप जहां पर भी कुछ चीज इंसर्ट करोगे वो जगह खाली हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्प्लेट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें हम बनाते हैं पोर्स, पहले जगह बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने जगह बना दी इनमें, क्योंकि हमको इसमें क्या डालना है, डीएनए डालना है, राइट। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किसके बेसिस पे हम इनको अलग करते हैं, आके बोलो। इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए नेगेटिव है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ फ्रेगमेंट। जितनी छोटी फ्रेगमेंट, जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी तो उतना दूर जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी
वो उतनी दूर रन करेगी। जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी वो सबसे दूर जाएगी, और जो बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो भी पीछे रहेगी। मोमेंट समझ आई? इलेक्ट्रोफोर्सेस एक टेक्निक है हमारे पास बाय यूजिंग द, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और किसके बेसिस पे? पोल के बेसिस पे। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। हम यहाँ पर एनोड कैथोड एडजस्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगा दी हम लोगों ने, ठीक है। हम डीएनए सैंपल को यहाँ लोड करते हैं नेगेटिव वाली तरफ, हमें मालूम है नेगेटिव से चीज कहाँ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ, राइट। कैथोड से एनोड वाली तरफ जाएगी। तो जब ये मूव करेगी तो जो हमारा डीएनए सैंपल हमने इसमें डाला होगा वो भी इसके साथ क्या करेगा? मूव करेगा। इसलिए मैंने बोला कि किसके बेसिस पे काम करता है? जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी उतना दूर तक जाएगी, ठीक है, और जितनी बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो उतना ही क्या रहेगी? पीछे रहेगी। तो यहाँ पर हमने यूज की क्या? डीएनए की फ्रेगमेंट्स बना दी। तो हम लोगों के पास फ्रेगमेंट बन जाएगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड सैंपल होगा वो बन जाएगा हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग वहां से जो है पर्टिकुलरली फ्रेगमेंट की लेंथ देख लेंगे कि कितनी कितनी लेंथ हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले हमने डीएनए आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस ली, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज की। अब हम लोगों का काम क्या है? यहां से जो ये सीक्वेंसेस फ्रेगमेंट्स बनी है हमारे पास, इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करें? इनको हम ट्रांसफर करें। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस सैंपल से इन फ्रेगमेंट्स को निकालना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस को क्या? इल्यूजन, इल्यूशन बोलते हैं हम लोग। यहां से फ्रेगमेंट्स को कट आउट करके निकालना, यहां से फ्रेगमेंट्स को कट आउट करके निकालने को क्या बोलते हैं? इल्यूशन बोलते हैं। अब हम इन फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं? इनको ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन कौन सी है हमारी? या तो वो नायलॉन की हो सकती है, या फिर वो हमारे पास नाइट्रो सेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? यहां से ये जितना भी हमारा एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल ली हमने, रखी पहले नीचे एग्रोस जेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देते हैं, और साथ साथ ये वाली मेम्ब्रेन रख देते हैं, और इसके ऊपर हम सामान रखकर इसको क्या कर देते हैं? ऊपर कोई हैवी वेट रख देते हैं, ताकि जो भी फ्रेगमेंट्स इस पे आई हो वो इसके ऊपर आकर क्या हो जाए? छप जाए। जैसे छापा करते हैं ना हम लोग एक से दूसरे के ऊपर, तो हम लोगों को भी क्या करना है? यहाँ पर फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करना है। फ्रेगमेंट्स जो हमारी कौन सी है? सेपरेटेड डीएनए की फ्रेगमेंट्स बनी होंगी, उनको हम क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इस पर, एक नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर। और इसी स्टेप को हम जो है वो क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग किसके लिए? फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए, राइट। डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। जहां पे हमने फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कर दिया? हमने नायलॉन की शीट पे या नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे हमने उस चीज को प्लेस कर दिया। डन बात। अब देखो ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोगों को चाहिए क्या? अब हम लोग करवाते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में हम लेते हैं यहाँ पर VNTRs लेते हैं, ठीक है। VNTRs लिए हम लोगों ने। उसके बाद इनकी डिटेक्शन हम कैसे करते हैं? ये हमने डाल दिए यहाँ पर, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हमारे पास क्या है? मार्केट में हमारे पास ऑलरेडी इन सीक्वेंसेस की, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैंड्स होंगे, इन सीक्वेंसेस की ऑलरेडी कंप्लीमेंट्री हम लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मतलब बने बनाए मिल जाते हैं। कंप्लीमेंट्री जो भी यहाँ पे फ्रेगमेंट्स होंगे, VNTRs भी खुद क्या है? फ्रेगमेंट्स ही है, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स का कंप्लीमेंट्री हम लोगों को मिल जाएगा।
लेकिन वो कंप्लीमेंट्री कैसा होगा, रेडियो एक्टिव। तो जहां जहां पर कंप्लीमेंट्री जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा, कंप्लीमेंट्री बनाता जाएगा। जहां जहां पर कंप्लीमेंट्री बेसिस आते जाएंगे तो हम लोग जो हैं उनको देख सकते हैं कि वो हाइब्रिडाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमारे पास जितनी भी हाइब्रिडाइज क्या होंगी, हमने हाइब्रिडाइजेशन किसके थ्रू की, जो हमारे पास डीएनए सैंपल था उस पर हमने वीएनटीआर डाल दिए पहले, ठीक है। और वीएनटीआर डालने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास वो चीज जो है फ्रेगमेंटेड आउट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। हमारे पास उसके लिए क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है, हम उस पर डाल देते हैं। और उसके बाद हम लोग उस सैंपल को जो है अंडर द उनके बैंड्स को हम देखते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही हो गई होगी, जो अगर वीएनटीआर के साथ ये कंप्लीमेंट्री चिपक गए हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हम लोगों को वहां पर एक बैंड का पैटर्न दिख जाएगा, ठीक है। और वो जो बैंड का पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है, तो हमें दिखेगा कोई बैंड बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटा है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट साइज ऑफ बैंड दिख जाएंगे और हर एक इंडिविजुअल की बैंडिंग हम लोगों को क्या दिखेगी, यहाँ पर अलग अलग दिखेगी। तो थ्रू द रेडियो एक्टिव लेबल हम जो यहाँ पर प्रोब्स यूज करेंगे, अगर वो उसके साथ अटैच हो गए हैं तो हम लोग जब उनको अंदर यूवी रेडिएशन के थ्रू देखेंगे, हमें दिख जाएगा वो उसके साथ चिपक गए हुए, फ्लोरेसेंट दिखेंगे। और जहां नहीं चिपके होंगे, इसका मतलब वो पार्ट क्या है, अलग पार्ट है, बिल्कुल, ठीक है। हम लोग जो है लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स जो है, जो वीएनटीआर के साथ चिपक गए हुए होंगे, उनकी एक बैंडिंग पैटर्न देखेंगे। और वो बैंडिंग पैटर्न हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। आफ्टर दैट बैंडिंग पैटर्न में आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, लास्टली हम लोग जो भी हमारे पास अब सीक्वेंसेस आ गई हैं, फिर हम लास्ट में उसको क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे। जहां पीसीआर में हम क्या करेंगे, उसकी एम्पलीफिकेशन करेंगे, उसके अमाउंट को जो है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और वहां से जो है हम परफॉर्म कर पाएंगे कि हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटेड की एनालिसिस क्या आई है। तो आपको पहले वो जहां से अलग दिखेगा, जो अलग दिखेगा वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है वो ये वाला पार्ट अलग दिखे आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको अगर अलग दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट अगर आपको अलग दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा, इस पार्ट को ज्यादा एम्पलीफाई करोगे, ये आपके पास लार्ज में आ गया, तो वहां से आप अच्छे से देख के बता सकते हो, हाँ भाई जो ये मैंने यहाँ पर चीज देखी है ये करेक्ट ऑर्डर में है, और यही चीज जो है वो क्या हुई है, यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक। यही चीज यहाँ पर क्या हुई है, चेंज हुई है, राइट। तो इस टेक्निक को हम जो है वो क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक। तो यहाँ सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लिया, सैंपल लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, सैंपल लिया। वो ब्लड का सैंपल हो सकता है, कोई सेल हो सकता है। वहां से आपने क्या किया, वहां से आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, क्या यूज किया आपने, अब इस डीएनए में से भी आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, आपने ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या किया, आरई यूज की, तो ये वाला पार्ट आपने निकाल दिया, ये वाला पार्ट बाद में ये मैंने खोल के दिखा दिया, ठीक। अब इसके बाद आरई के बाद जब ये कट आउट हो गया है, वो सेगमेंट जो हमने देखनी है वो आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ, ठीक है, साइज कैसा है फ्रेगमेंट का उसके बेसिस पर, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आप क्या करने वाले हो, जो भी हमारे पास ये है इसको आप डाल दोगे किसमें, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, दैट इज द सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ब्लॉटिंग करवा दी, मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा पैटर्न ले लिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको डीएनए के प्रोब लेने हैं और उनको बाइंड कराना है। ये डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं कहां पर, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर,
इन सीक्वेंसेस के साथ आप इसको क्या करवा दोगे, यहाँ पर बाइंड करवा दोगे। क्लियर? बाइंडिंग जैसे ही होगी हमारे पास, उसके बाद जो डीएनए चाहिए वो रखोगे और जो नहीं चाहिए उसको निकाल दोगे। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जैसे ये सीक्वेंस आ गई, ये डीएनए आ गए सैंपल, ये हमने रन करवा कर जो हमें चाहिए इसमें से वो ले लिया। इस स्टेज पे हमने यहाँ पर अब क्या यूज किए, रेडियो एक्टिव प्रोब। ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो डीएनए के पैटर्न के साथ जो मेम्ब्रेन्स पे है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है? फिर बाद में आप इसको क्या करोगे, आप इसको प्लेस करोगे, आपने एक्सरेज डाली इसके ऊपर, तो वहां से आप पैटर्न को फॉलो करोगे कि पैटर्न क्या आ रहा है आपके पास, कौन सी सीक्वेंसेस बाइंड अप हो गई और कौन सी सीक्वेंसेस बाइंड अप नहीं हुई है। और एट लास्ट उसी पैटर्न के जो आपके पास पैटर्न आएगा, उस पैटर्न में आपको दिख जाएगा कि फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस क्या आई है आपके, कि प्रिंटिंग कैसी आई है आपके पास। तो वो आपके पास एक एक्सरे फिल्म बन जाएगी जो आप डेवलप्ड कर रहे हो, एक विजिबल पैटर्न बन जाएगा बैंड्स का, जहां से आप देखोगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि उसमें डीएनए के प्रिंट्स कहां कहां पर किस तरीके से आए हैं। क्लियर बात? अब ये टेक्निक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? समझ आ गई? ठीक है? तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे बोली, हम इसमें पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स जो है, किसका बच्चा है, ठीक है, वो डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। दोनों के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मदर के लिए भी कर सकते हैं, फादर के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं हम ये चीज। बट यूजली केसेस में जो हमारे पास केसेस आते हैं, उन केसेस में यूजली हम ये देखते हैं कि फादर कौन है, तो इसलिए मोस्टली केसेस में वहां चेक किया जाता है। लेकिन सैंपल दोनों के लिए चेक किया जाता है, मदर के लिए भी, फादर के लिए भी। उसके बाद कोई भी क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन करनी है तो फॉरेंसिक साइंसेस में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर्सनली अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डिजीज कोई डिटेक्ट आउट करनी है, तो जैसे ही वहां पर हम नॉर्मल देखेंगे हमारा नॉर्मल डीएनए का पैटर्न कैसा है और उसमें चेंज क्या आई है, तो म्यूटेशन डिटेक्ट आउट कर सकते हो, एज एन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद आप ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। देखो, एक पर्टिकुलरली लोकेलिटी है, ठीक है, तो उसका हैबिट और उसके हिसाब से एक पर्टिकुलरली डीएनए सीक्वेंस में थोड़ी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। तो क्लोज रिलेशन क्या है, कौन सा बंदा वहां का ही है और कौन सा बंदा बाहर से आया हुआ है, उन दोनों सैंपल को भी अगर इकट्ठे देखोगे तो वहां से भी डिटेक्ट आउट कर सकते हो कि उनमें डिफरेंस कितना ज्यादा है। क्लियर बात? तो ये वाला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर खत्म। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। And for more such videos and for more such conceptual things, subscribe our channel. Thank you.